जय हिंद साथियों, आज की हमारी बायोलॉजी की क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो साथियों, हम पढ़ रहे हैं बायोलॉजी फाउंडेशन, जो कि सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए उपयोगी है। तो हाँ, हम पढ़ रहे हैं यूनिट फर्स्ट में हम पढ़ रहे हैं कोशिका के अंग, कोशिकांग। तो कोशिका के अंग ऑर्गेनल कौन कौन से होते हैं? कोशिका भित्ति, जीव द्रव्य, कोशिका झिल्ली, हरित लवक, माइटोकॉन्ड्रिया, अंतःपरद्रव्य जालिका, गोल्गी काय, राइबोसोम, तारक काय, लाइसोसोम, केंद्रक द्रव्य, गुणसूत्र। तो एक कोशिका के अंदर इतने अंग पाए जाते हैं, तो इन अंग को अपन एक एक करके पढ़ रहे थे। तो अपन ने कोशिका के बारे में देखा था कि जितने भी जो जीवधारी होते हैं, उनका जो शरीर है वो कोशिका से मिलकर बना होता है। जिस तरीके से हमारे शरीर के जो अंग होते हैं, जैसे कि मान के चले हृदय हो गया, फेफड़े हो गए, आंतें हो गई, और इस तरीके से बहुत से होते हैं, वृक्क वगैरह वगैरह होते हैं। उसी प्रकार से जो कोशिका होती है, कोशिका में भी अपने अंग होते हैं, इसलिए उन्हें अपन कोशिकांग कहते हैं। कोशिका के अंग कौन कौन से होते हैं जी, उनकी श्रेणी है। आप अपन इनको एक एक करके पढ़ रहे थे। तो अपन ने कोशिका भित्ति पढ़ लिया था, जीव द्रव्य पढ़ लिया था, कोशिका झिल्ली पढ़ ली थी, माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ लिया था। इस तरीके से अपन ने कुछ और पढ़ लिए थे। अब अपन बात करते हैं आगे। आज की क्लास में हम देख रहे हैं न्यूक्लियस बोले तो केंद्रक। न्यूक्लियस बोले तो केंद्रक होता है वो कि जो कि एक कोशिका के केंद्र में पाया जाता है, इसलिए इसे केंद्रक कहते हैं। कोशिका है, एक क्या है? कोशिका है। कोशिका के ऊपर क्या पाई जाती है? कोशिका झिल्ली, प्लाज्मा झिल्ली कहिए, कोशिका झिल्ली कहिए, अपन ने पिछली क्लास में पढ़ लिया है। उसके अंदर पाया जाता है जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, उसी में माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है, उसी में राइबोसोम, लाइसोसोम, गोल्गी बॉडी, उसी में वैकोसिस सभी पाए जाते हैं, और उसी के अंदर एक द्रव्य पाया जाता है कोशिका के अंदर, उसे अपन कोशिका द्रव्य कहते हैं। तो आज की क्लास में हमें पढ़ना है केंद्रक के बारे में। तो केंद्रक कहाँ पे पाया जाता है? तो कोशिका के बिल्कुल सेंटर में पाया जाता है, बोले तो केंद्र में पाया जाता है, इसलिए इसे केंद्रक कहते हैं। तो इसको अपन ने केंद्रक है, केंद्रक को कोशिका से बाहर जूम करके देखा तो केंद्रक इस तरीके से होता है। आगे बात करते हैं केंद्रक के बारे में। केंद्रक के बारे में बात करते हैं तो कोशिका केंद्रक एक झिल्लीबद्ध संरचना होती है, जिसमें कोशिका की वंशानुगत जानकारी होती है और कोशिका के विकास और प्रजनन को नियंत्रित करती है। तो इसका मतलब है कि जो कोशिका केंद्रक है ना, कोशिका केंद्रक वो एक झिल्लीबद्ध संरचना। अपन ने देखा था कि कोशिका के जो अंग होते हैं वो 3 टाइप से होते हैं। कौन कौन से? एक तो ऐसे होते हैं जिनके ऊपर कोई आवरण नहीं होता है, तो एक ऐसे अंग होते हैं जिन पर एकल झिल्ली आवरण होता है। एक ऐसे अंग होते हैं जिन पर दोहरी परत होती है। तो इस तरीके से अपन ने देखा था। तो जो केंद्रक होता है, केंद्रक कैसा होता है? तो केंद्रक एक इस पर झिल्ली चढ़ी होती है, तो एक झिल्लीबद्ध संरचना बोले तो एकल परत की इस पे झिल्ली चढ़ी होती है। अब बात करते हैं कोशिका की वंशानुगत, जो इनकी वंशानुगत इनकी जानकारी होती है। तो जो केंद्रक होता है, केंद्रक में डीएनए पाया जाता है। उस डीएनए में क्या होते हैं? तो वंशानुगत जो इनकी जानकारी होती है, वंशानुगत जेनेटिक इनकी जो होती है ना इंफॉर्मेशन, तो वो इसमें पाई जाती है, इसी में होती है, केंद्रक के डीएनए में होती है।
और एक कोशिका के विकास और प्रजनन को नियंत्रित करती है। तो कोई भी अगर जो कोशिका है, कोशिका केंद्रक ही क्या करता है, कोशिका के विकास में और प्रजनन को नियंत्रित करने का कार्य कौन करता है, तो पूरी कोशिका पर बोले तो लगाम का कौन काम करता है, लगाम लगाने का काम करता है केंद्रक। तो बोले तो कोशिका का राजा होता है केंद्रक। तो केंद्रक क्या करता है, तो कोशिका के जितने भी जो अंग होते हैं उन सभी को नियंत्रित करता है, उन सभी को क्या करता है, उन सभी का जो कोशिका के विकास और प्रजनन को भी नियंत्रित करता है। आगे बात करते हैं कि यह एक यूकेरियोटिक कोशिका का कमांड सेंटर है। वो अपन ने देख लिया, कमांड सेंटर बोले तो यही आदेश देगा। आगे बात करते हैं कोशिका के आयतन का लगभग 10% से कोशिका का की अकाउंटिंग में सबसे प्रमुख कोशिकांग है। तो जो कोशिका है ना, तो कोशिका का सबसे बड़ा, कोशिका का सबसे बड़ा आयतन के हिसाब से बोले सबसे बड़ा 10% हिसाब से कोशिका का सबसे बड़ा कोशिकांग कौन है, तो केंद्रक होता है। अपन ने देख लिया है केंद्रक के बारे में। केंद्रक होता है तो केंद्रक अपन ने पढ़ा है कि जो अपन ने बायोलॉजी के दो भागों में बांटा था, एक प्लांट और एक एनिमल। तो जो वनस्पति विज्ञान और जंतु विज्ञान में बांटा था एनिमल, अब बात करते एनिमल की कोशिका, उसी प्रकार से प्लांट की कोशिका। तो जो जंतु की कोशिका होती है और पादप की कोशिका होती है, तो उनमें जो केंद्रक है उनको देखते हैं, केंद्रक है उनको देखते हैं। जैसे यहाँ पर अपन एक पेज लेते हैं, इसमें अपन बनाते हैं कोशिका। इस कोशिका को अपन ने बनाया। अपन बात करते हैं इसी कोशिका के अंदर क्या पाए जाते हैं, इसी कोशिका के अंदर ऑर्गन पाए जाते हैं, ऑर्गेनल पाए जाते हैं। जितने भी जो अंग है वो सभी इसी कोशिका के अंदर पाए जाते हैं। और इसी कोशिका के अंदर क्या पाया जाता है, इसी कोशिका के अंदर क्या पाया जाता है, केंद्रक पाया जाता है। इसी कोशिका के अंदर केंद्रक पाया जाता है। अब जो केंद्रक पाया जाता है इसी कोशिका के अंदर, केंद्रक पाया जाता है। अब इसके केंद्रक के अलावा और भी कई अंग पाए जाते हैं, और भी कई अंग पाए जाते हैं, और भी कई अंग पाए जाते हैं। और बात करी जाए कि इसी केंद्रक के अंदर, इसी तो केंद्रक है ना, इसी केंद्रक के अंदर एक और अंग पाया जाता है, एक और केंद्रक पाया जाता है जिसे अपन केंद्रिका कहते हैं, केंद्रिका। अब अपन बात करते हैं और इसके अंदर एक द्रव्य भी भरा रहता है। क्या भरा रहता है साथियों, द्रव्य, जैसे अपन कहते हैं लिक्विड, कोशिका द्रव्य। अब अपन बात करते हैं कि एक तो होती है जो होती है एनिमल सेल। क्या होती है साथियों, एनिमल सेल, बोले तो जंतु की कोशिका। जंतु की जो कोशिका होती है उसमें जो केंद्रक होता है वो बिल्कुल कहाँ पे होता है, केंद्रक, केंद्रक होता है वो कहाँ पे होता है, बिल्कुल सेंटर में होता है, सेंटर में होता है। जबकि जो जंतु कोशिका होती है, पादप कोशिका होती है, पादप कोशिका कुछ चौकोर होती है और उसमें जो केंद्रक होता है उसमें केंद्रक बीच में ना होकर कहाँ पे होता है, थोड़ा सा बगल में होता है, थोड़ा सा बगल में होता है। इसका क्या होता है, इसका कारण है कि जो पेड़ पौधे होते हैं, पेड़ पौधों में जो वैक्यूल्स होता है बोले तो रसधानी रिक्तका या जो रसधानी होती है वो बड़े आकार की होती है। जबकि जो जंतु कोशिका होती है उसमें जो रसधानी होती है वो छोटी होती है। रसधानी का कार्य होता है कि जल को इकट्ठा करना, स्टोर करना। तो ये पेड़ पौधे होते हैं उनके पास तो सबसे ज़्यादा पानी होता है,
तो इसमें क्या होता है कि इसमें सबसे ज़्यादा पानी की आवश्यकता होती है पेड़ पौधों को, इसलिए इसका जो वैक्यूल्स होता है वो सबसे बड़ा होता है। बड़ा होने के कारण जो केंद्रक है वो कोशिका के बीच में न रहकर थोड़ा सा बगल में चला जाता है, जबकि हमारा जो जंतु कोशिका है, जंतु कोशिका में वैक्यूल्स होता है छोटा होता है, इसलिए जो केंद्रक है वो इसके बीच में रहता है। तो यहाँ पे अपन ने देखा क्या क्या, यहाँ पे अपन ने देखा कि जो कोशिका में केंद्रक कहाँ कहाँ पे पाया जाता है। कोशिका के अंदर अपन ने केंद्रक की उपस्थिति देखी, तो इसमें कहाँ पे होता है, जंतु कोशिका में सेंटर बोले तो केंद्र में होता है। और जो एनिमल सेल होती है, एनिमल सेल पादप सेल, कोई प्लांट सेल होती है, उसमें जो केंद्रक होता है वो थोड़ा सा बगल में होता है, बोले तो पेरिफेरल किनारे की ओर होता है। आगे बात करते हैं, यहाँ पे लिखा है इसका जो कारण है, इसका जो कारण है वो होता है वैक्यूल्स बोले तो रसधानी, रसधानी को अपन रिक्तिका भी कहते हैं। तो जो पादप सेल होती है उसमें रिक्तिका थोड़ा सा बड़ा होता है, इसलिए एक किनारे की ओर आ जाता है कौन, केंद्रक। आगे बात करते हैं, आगे क्या है, आरबीसी। यहाँ पे कुछ नोट लिखिए। नोट क्या है कि आरबीसी होता है, आरबीसी जो खून होता है, रक्त होता है, रक्त में 3 पार्ट होते हैं, आरबीसी और डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स और भी भाग होते हैं, वो अपन आगे देखेंगे। तो जिसमें से जो आरबीसी और जो डब्ल्यूबीसी और आरबीसी और जो प्लेटलेट्स है ना, तो उनमें केंद्रक नहीं पाया जाता है, केंद्रक नहीं पाया जाता है। तो आपसे पूछा जाएगा कि कहाँ पर किस कोशिका में केंद्रक नहीं पाया जाता है, तो आप बोलेंगे कि जो रेड ब्लड कार्बोस्केल्स लाल रक्त कणिका होती हैं उनका जो केंद्रक नहीं पाया जाता है, उनकी जो कोशिका है ना आरबीसी की कोशिकाओं में केंद्रक नहीं पाया जाता है। और जो रक्त का एक और पार्ट होता है जिसे अपन प्लेटलेट्स कहते हैं, प्लेटलेट्स में भी केंद्रक नहीं पाया जाता है, तो प्लेटलेट्स की कोशिकाओं में केंद्रक नहीं पाया जाता है। जबकि यहाँ पर एक नोट ने लिखा है कि जो ऊंट और जो लामा होता है ना, तो एक जो जानवर होते हैं ऊंट और लामा, उनके जो आरबीसी और जो प्लेटलेट्स है ना उनमें तो केंद्रक पाया जाता है। इसको अपन को साथियों याद करना होगा। अगर सिंपल सी बात की जाए कि किस कोशिका में केंद्रक नहीं पाया जाता है, तो आपका आंसर होगा कि जो आरबीसी है ना, आरबीसी की कोशिका में केंद्रक नहीं पाया जाता है। और पूछी जाए कि प्लेटलेट्स, तो प्लेटलेट्स की कोशिका में भी केंद्रक नहीं पाया जाता है। लेकिन जो ऊंट और जो लामा होता है, जो एक जानवर है, उनके जो आरबीसी और जो प्लेटलेट्स है ना उनमें केंद्रक उपस्थित होता है। तो इतना साथियों समझ में आ गया होगा। यहाँ से आप बात करते हैं, कुछ कोशिका के अंग ऐसे भी होते हैं जहाँ पर केंद्रक एक से अधिक भी होते हैं, एक से अधिक भी होते हैं, तो उसे अपन कहते हैं बहुकेंद्रक। जैसे कि मसल्स और लीवर और जो होती है इनकी स्लाइम मोल्ड। तो इस तरीके से जो पेशीय कोशिका होती हैं, यकृत की कोशिका होती है, स्लाइम मोल्ड होते हैं। स्लाइम मोल्ड क्या होता है, स्लाइम मोल्ड एक कवक फंगी होता है, फंजाई होता है। तो इस तरीके से अपन ने क्या देखा कि इस तरीके से अपन ने देखा कि जो कुछ कोशिका होती हैं उनमें एक से अधिक केंद्रक पाए जाते हैं, जैसे कि पेशीय कोशिका, यकृत की कोशिका, स्लाइम मोल्ड एक फंगी होता है। इसमें क्या होता है, मल्टी न्यूक्लियर टेड होते हैं, मतलब तो बहुकेंद्रक होते हैं।
इनकी जो कोशिका होती हैं उनमें एक से अधिक केंद्रक पाया जाता है। तो साथियों अपन ने देखा कि ऐसे कौन सी कोशिका होती हैं जिनमें केंद्रक नहीं पाया जाता है, तो आपका आंसर होगा आरबीसी और प्लेटलेट्स की जो कोशिकाएं होती हैं उनमें केंद्रक नहीं होता है, केंद्रक अनुपस्थित होता है। यहाँ पे एक अपवाद ये है कि जो ऊंट और जो लामा एक जानवर है उनकी जो आरबीसी और प्लेटलेट्स की कोशिका होती है उसमें केंद्रक मौजूद होता है। आगे बात करते हैं कि ऐसे भी कुछ कोशिका के अंग होते हैं, कोशिकाएं होती हैं जिनमें क्या होता है, केंद्रक एक से अधिक पाए जाते हैं। जैसे कि जो पेच की कोशिका होती हैं उनमें केंद्रक एक से अधिक पाया जाता है। लीवर सेल्स बोले तो जो यकृत की कोशिकाएं हैं उनमें भी जो केंद्रक है वो एक से अधिक पाया जाता है। और बात करें जो स्लाइम मोल्ड है, स्लाइम मोल्ड एक प्रकार का कवक होता है, तो इसमें भी एक प्रकार से इनकी जो कोशिकाएं उनमें भी बहुकेंद्रक बोले तो एक से अधिक केंद्रक पाए जाते हैं। तो साथियों हम उम्मीद करते हैं कि आपको इतना समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे क्या लिखा है, सामान्य तौर पर एक यूकेरियोटिक कोशिकाओं में केवल एक केंद्रक होता है। हालांकि कुछ यूकेरियोटिक कोशिका अकेंद्रीय कोशिका होती हैं बोले तो जिनमें केंद्रक नहीं पाया जाता है। केंद्रक के बिना उदाहरण के लिए लाल, यहाँ पे लोल नहीं है, लोल नहीं है, क्या है, लाल रक्त कणिकाएं कोशिकाएं आरबीसी, जबकि कुछ बहुकेंद्रक होते हैं, दो या दो से अधिक केंद्रक होते हैं। उदाहरण के लिए यानी स्लाइम मोल्ड हो जाता है, यकृत की कोशिका हो जाती है। इस तरीके से अपन ने क्या देखा कि कुछ कोशिका के केंद्रक एक पाया जाता है, कुछ के अंदर एक भी नहीं पाया जाता है, कुछ कोशिकाओं में एक से अधिक पाया जाता है। तो इस तरीके से अपन ने देखा है। आगे बात करते हैं तो केंद्रक को केंद्रका झिल्ली द्वारा कोशिका और साइटोप्लाज्म के बाकी हिस्सों से अलग किया जाता है। तो केंद्रक है ना, तो केंद्रक को केंद्रक की झिल्ली द्वारा कोशिका या साइटोप्लाज्म के बाकी हिस्सों से अलग किया जाता है। इसका मतलब है कि इसका मतलब क्या है साथियों, इसका मतलब होता है अपन ने देखा केंद्रक, केंद्रक देखा, अब केंद्रक के ऊपर एक आपको ये परत दिख रही होगी, इसे अपन बोलते हैं केंद्रक के ऊपर केंद्रका झिल्ली, केंद्रका झिल्ली, केंद्रक की झिल्ली। और बात करते हैं ये आपको इसमें जो कोशिका होती है, कोशिका के अंदर द्रव भरा रहता है उसे अपन कोशिका द्रव या इसे अपन कहते हैं साइटोप्लाज्म कहते हैं, जो कि अपन ने पहले पढ़ लिया है। और इसके अंदर कई अंग पाए जाते हैं इस साइटोप्लाज्म में, जैसे कि आरबीसी राइबोसोम, लाइसोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडी, माइटोकॉन्ड्रिया, ये सभी इसमें पाए जाती हैं। तो इस वो अपन ने पॉइंट देखा उसमें यही कहा है कि जो कोशिका जो केंद्रक की झिल्ली है, केंद्र का झिल्ली, वो इन द्रव्य बोले तो साइटोप्लाज्म और इन कोशिकाओं से अलग करता है। तो इस नोट्स में अपन ने यही देखा है, किसमें, इसमें। तो केंद्रक है ना, केंद्रक को केंद्र का झिल्ली द्वारा कोशिका या साइटोप्लाज्म, कोशिका साइटोप्लाज्म के बाकी हिस्सों से अलग किया जाता है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा साथियों। आगे बात करते हैं, चूंकि केंद्रक जीन और जीन अभिव्यक्ति की अखंडता को नियंत्रित करता है, इसलिए इसे सेल का नियंत्रण केंद्र भी कहते हैं। तो अपन ने ये भी देख लिया है कि जो केंद्रक होता है, केंद्रक होता है वो जीन एवं जीन अभिव्यक्ति, केंद्रक जीन एवं जीन अभिव्यक्ति की अखंडता को नियंत्रित करता है। बोले तो
ये सभी जो कोशिकांग है उन सभी पर नियंत्रण करने का काम कौन करता है? तो केंद्रक होता है। बोले तो पूरी जो कोशिका होती है, पूरी कोशिका को नियंत्रित कौन करता है? तो पूरी कोशिका को नियंत्रित करता है जो केंद्रक करता है। आगे बात करते हैं कि द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस, बोले तो संरचना, केंद्रक की संरचना। तो इसके अंदर पाया जाता है एक झिल्ली, जिसे अपन न्यूक्लियर यानी कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं, केंद्रक कला कहते हैं, बोले तो केंद्रक कोशिका वो केंद्रक झिल्ली कहते हैं। और इसके अंदर एक रस पाया जाता है, उसे अपन न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। और इसमें क्रोमेटिन धागे पाए जाते हैं। और इसमें केंद्र का पाया जाता है न्यूक्लियोलस कहते हैं, न्यूक्लियोलस केंद्र का होता है। तो अपन ने देखा था यहाँ पे देखा अपन ने सेल देखा था। अब अपन बात करते हैं इसमें, अपन ने जो केंद्रक है ना, केंद्रक को अपन ने यहाँ से उठाकर क्या कर दिया, जूम कर दिया। तो केंद्रक है ना, केंद्रक को अपन यहाँ से लेकर कहाँ पे कर दिया, इसको जूम कर दिया। अब इसको अपन जैसे ही जूम करेंगे, क्या करेंगे साथियों, जूम करेंगे, कोशिका है ना, कोशिका से अपन ने बाहर क्या कर दिया, इस केंद्रक को निकाल दिया। जैसे अपन इस केंद्रक को बाहर निकालेंगे तो इसके अंदर आपको कई पार्ट, इसके अंग आपको दिखाई दे जाएंगे। कौन कौन से अंग पाए जाते हैं इसके अंदर? तो इसके अंदर पाया जाता है, एक तो इसके पहले इसमें पाया जाता है केंद्र का, क्या पाया जाता है, केंद्र का पाया जाता है। अब बात करते हैं, इसके ऊपर आपको एक आवरण दिख रहा होगा, ये इस तरीके से ये आवरण होता है, इसे अपन बोलते हैं, केंद्र के ऊपर एक झिल्ली होती है जिसे अपन बोलते हैं केंद्र का झिल्ली। और इसके अंदर एक आपको जो नीला नीला द्रव्य दिख रहा होगा, आपको ये द्रव्य दिख रहा है ना, ये जो द्रव्य होता है नीला, इसे अपन बोलते हैं केंद्र का द्रव्य। क्या बोलते हैं? केंद्र का द्रव्य, केंद्र का द्रव्य बोलते हैं। आगे बात करते हैं, और इसके अंदर आपको कुछ धागे के समान कुछ क्या दिख रही होगी, धागे के समान आपको कुछ संरचनाएं दिखाई देती हैं, जो कि अपन क्या कहलाती हैं, क्रोमेटिन धागे कहलाते हैं। तो अपन ने केंद्र के अंदर क्या क्या देखा? सबसे पहले तो देखा केंद्र के ऊपर एक झिल्ली होती है जिसे अपन केंद्र का झिल्ली कहते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। उसके बाद अपन बात करते हैं, केंद्र के अंदर एक सेंटर में एक अंग पाया जाता है जिसे अपन केंद्रिका कहते हैं, न्यूक्लियोलस कहते हैं। और केंद्र के अंदर एक द्रव्य भरा रहता है, उस द्रव्य को अपन क्या कहते हैं, उसे अपन कहते हैं केंद्र का द्रव्य, जैसे अपन बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। आगे बात करते हैं, इसके अंदर एक जो धागे के समान संरचना पाई जाती है उसे अपन कहते हैं क्रोमेटिन धागे, क्रोमेटिन धागे। तो क्रोमेटिन धागे होते हैं वो आगे चलकर डीएनए का निर्माण करते हैं। तो इस तरीके से कुछ क्रोमेटिन धागे दिखाई देते हैं। तो यहाँ पे अपन ने इसको समझा है, कहाँ पर, यहाँ पर, कि इसके अंदर क्या क्या पाया जाता है। इसके अंदर सबसे पहले तो कि केंद्र का कला बोले तो कोश का केंद्रक की झिल्ली, केंद्रक का झिल्ली। और उसके अंदर एक वो लिक्विड पाया जाता है जैसे अपन न्यूक्लियोप्लाज्म केंद्रक रस कहते हैं। इसके अंदर एक रस पाया जाता है जैसे अपन केंद्र का रस कहते हैं।
और उस केंद्र के अंदर एक धागे की समान संरचना पाई जाती है, उसे अपन क्रोमेटिन धागे कहते हैं। आपको ये संरचना दिखाई दे रही होगी, तो ये क्रोमेटिन, इसे अपन कहते हैं क्रोमेटिन धागे। जो क्रोमेटिन धागे हैं ना, क्रोमेटिन धागे आगे चलकर डीएनए का निर्माण करते हैं। क्या कहते हैं साथियों? आगे चलकर डीएनए का निर्माण करते हैं। डीएनए होते हैं, डीएनए के पास आनुवंशिक गुण पाया जाता है। अब बात करते हैं, जो डीएनए होता है वो हिस्टोन यानी कि हिस्टोन प्रोटीन से बना होता है। क्रोमेटिन धागे है, क्रोमेटिन धागे आगे चलकर क्या बन जाता है? डीएनए बन जाता है। डीएनए होता है वो हिस्टोन प्रोटीन से बना होता है। अब बात करते हैं, एक इसके अंदर पाया जाता है न्यूक्लियो, क्या पाया जाता है? न्यूक्लियस, न्यूक्लियोलस बोले तो केंद्र का पाया जाता है। इस केंद्र के अंदर एक बीच में क्या पाया जाता है? इस केंद्र के बीच में एक केंद्र का पाया जाता है। अब बात करते हैं कि जो केंद्र का है ना, केंद्र का आकार क्या होता है? केंद्र का आकार होता है, एक होता है राइबोसोम, एक आरएनए और एक होता है प्रोटीन। तो इन सभी को बनाने का कार्य कौन करता है? इन सभी को बनाने का कार्य केंद्र का करता है। तो सबसे ज़्यादा बनाने का कार्य कौन करता है? तो सबसे ज़्यादा बनाता है राइबोसोम को। तो ऐसे पूछा जाएगा कि जो केंद्रक है ना, केंद्रक में पाया जाता है केंद्र का, जो केंद्र का क्या बनाने का कार्य करता है? तो केंद्र का है ना वो राइबोसोम बनाने का कार्य करता है। राइबोसोम को कौन बनाता है? राइबोसोम को बनाता है केंद्र का बनाता है। थोड़ी थोड़ी मात्रा में आरएनए भी बना देता है, प्रोटीन भी बना देता है। तो आपसे यहाँ से पूछा जाएगा कि केंद्र का क्या बनाने का कार्य करता है? केंद्र का बनाने का कार्य करता है राइबोसोम, सबसे अधिक मात्रा में राइबोसोम। उसके बाद थोड़ी सी मात्रा में आरएनए, थोड़ी सी मात्रा में प्रोटीन बनाने का कार्य करता है। आगे बात करते हैं, आगे बात करते हैं इसकी खोज किसने की थी? तो खोज किसने की थी? सर्वप्रथम खोजा किसने? तो ये कोशिका का अंग है, खोजे जाने वाला कोशिका, कोशिकाओं कौन सा? केंद्रक। इसको समझते हैं कि जो केंद्रक कोशिका होती है ना, कोशिका के अंदर कितने भी अंग पाए जाते हैं? बहुत सारे, जिसे अपन कोशिकांग कहते हैं। तो उन कोशिकांग में सबसे पहले खोजे जाने वाला तत्व अंग कौन सा है? तो सबसे पहले खोजा जाने वाला अंग है वो है केंद्रक। वो कौन सा है? केंद्रक। और अपन ने पिछली क्लास में देखा था कि कोशिका के अंदर सर्वप्रथम बनने वाला अंग बोले तो कोशिका में सबसे पहले कौन सा अंग बन जाता है? तो आपका आंसर होगा माइटोकॉन्ड्रिया, जो अपन ने पिछली क्लास में देखा था। और कोशिका के अंदर सबसे प्रथम खोजे जाने वाला कोशिका अंग कौन सा है? तो वो है केंद्रक। अब बात करते हैं, सबसे पहले खोजा केंद्रक को, और किसने खोजा? रॉबर्ट ब्राउन ने। अब बात करते हैं केंद्रक के अध्ययन को क्या कहते हैं? कैरियोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? कैरियोलॉजी कहते हैं। कैरियोलॉजी कहते हैं। अब अपन बात करते हैं आगे, आगे बात करते हैं। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा साथियों कि कोशिका यानी कि जो कोशिका का अंग होते हैं, उन सभी कोशिकांग में सबसे पहले कौन सा अंग खोजा गया? तो आपका आंसर हुआ केंद्रक। किसने खोजा था? तो रॉबर्ट ब्राउन ने खोजा था। और जो केंद्रक है ना, केंद्रक के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो केंद्रक के अध्ययन को कैरियोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं साथियों? कैरियोलॉजी कहते हैं। आगे बात करते हैं, केंद्रक अपना समाप्त हुआ। अब अपन पढ़ते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडी बोले तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अंतःप्रद्रव्य जालिका। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अंतःप्रद्रव्य जालिका, इसको अपन देखते हैं।
तो जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो यूकेरियोटिक कोशिकाओं के साइटोप्लाज्म के भीतर पाए जाने वाली झिल्लियों का एक ट्यूबुलर नेटवर्क होता है। ट्यूबुलर नेटवर्क बोले तो ट्यूब के समान संरचना इसकी होती है। अब बात करते हैं ये कहाँ पे पाया जाता है। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यूकेरियोटिक कोशिकाएं, जो यूकेरियोटिक कोशिकाएं होती हैं उनमें पाया जाता है। कहाँ पे पाया जाता है, तो कोशिका के अंदर एक द्रव होता है जिसे अपन कोशिका द्रव्य साइटोप्लाज्म कहते हैं, उसमें पाया जाता है। और ये कैसे झिल्लियों का एक ट्यूबुलर नेटवर्क होता है। तो जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो झिल्लियाँ, इन पे झिल्ली चढ़ी होती हैं, बोले तो कई परत होती हैं। अब अपन बात करते हैं इसे कोशिका का अंतः कंकाल भी कहते हैं। इसे कोशिका का अंतः कंकाल भी कहते हैं। इसका मतलब क्या है, तो जो कोशिका होती है, कोशिका को पिचकने से क्या कौन बचाता है, तो कोशिका को पिचकने से बचाता है अंतः कंकाल, वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अंतः पराद्रव्य जालिका। तो ये जो कोशिका को पिचकने से कौन बचाता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बचाता है। इसलिए इसे कोशिका का अंतः कंकाल कहते हैं। जैसे कि हमारा शरीर है वो स्केलेटन से बना हुआ है, कंकाल से बना हुआ है, तो हमारे शरीर को पिचकने से कौन बचाता है, यानी कंकाल बचाता है। उसी प्रकार से अंतः कंकाल का कार्य कोशिका में कौन करता है, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करता है। आगे बात करते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की खोज किसने की थी। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की खोज यानी पोर्टर, क्लाउड तथा फुलम ने की थी। तो आपको इतना साथियों समझ में आ गया होगा कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो यूकेरियोटिक कोशिकाओं में पाई जाती है, कोशिका के अंदर पाई जाती है। साइटोप्लाज्म बोले तो जो कोशिका का रस होता है, जैसे अपन साइटोप्लाज्म कहते हैं, उसमें पाया जाता है और इस पर दोहरी झिल्ली होती है। आगे बात करते हैं इसे कोशिका का अंतः कंकाल कहते हैं, क्योंकि यह कोशिका को पिचकने से बचाता है। अब बात करते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की खोज किसने की थी। तो इनकी कीथ पोर्टर, अल्बर्ट क्लाउड तथा अर्नेस्ट फुलम ने की थी। तो आपको एक सिंपल याद करना होगा, पोर्टर, क्लाउड तथा फुलम ने की थी, यानी पोर्टर, क्लाउड तथा फुलम ने की थी। तो इतना साथियों समझ में आ गया होगा। आगे बात करते हैं जो अपन ने पहला पॉइंट पढ़ा था कि एक ट्यूबुलर संरचना होती है। ट्यूबुलर संरचना होती है, तो ये ट्यूबुलर संरचना का मतलब होता है कि ये देखिए आपको ट्यूब की जैसी संरचना दिख रही होगी। कैसी साथियों, ट्यूब जैसी संरचना दिख रही होगी, तो इसे ये अपन ट्यूबुलर संरचना कहते हैं, जो कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का एक यहाँ पे आपके सामने चित्र है। आगे बात करते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में, और तो वो क्या है साथियों, तो अपन देखते हैं इसके बारे में। तो दो अलग प्रकार हैं। आप बात करते हैं इसके प्रकार। तो जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में इसके दो प्रकार होते हैं। एक होते हैं चिकनी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एक होते हैं खुरदरी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एक होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एक होती है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो अपन देखते हैं इसके बारे में। तो साथियों अपन देखते हैं कि यहाँ पे जो होता है कि वो कोशिका होती है, कोशिका के अंदर केंद्रक पाया जाता है, और केंद्रक के आसपास क्या पाई जाती हैं कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाई जाती हैं। अब कुछ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऐसी होती है जिन पर कुछ भी नहीं होता है, और कुछ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऐसी होती है जिनके ऊपर राइबोसोम
चिपका रहता है, राइबोसोम चिपका रहता है। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे साथियों, इसको अपन जूम करते हैं। इसको अपन जूम करते हैं तो इसके ऊपर आपको दिख रहा होगा, इसके ऊपर आपको दिख रहे होंगे कुछ इस तरीके से बिंदु बिंदु से दिख रहे होंगे आपको। तो इन्हें अपन बोलते हैं, ये कौन से होते हैं, ये होते हैं राइबोसोम। क्या होते हैं साथियों, राइबोसोम होते हैं। तो जब इनके ऊपर राइबोसोम चिपके रहते हैं इसलिए इसे अपन कहते हैं रफ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और आपको यहाँ पे दिख रहा होगा इसके ऊपर कुछ भी नहीं चिपका, इसलिए इसको अपन कहते हैं स्मूथ स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसके ऊपर कुछ भी नहीं चिपका है। जबकि जो इसके ऊपर क्या आपको दिख रहा है, इसके ऊपर आपको दिख रहा होगा कि राइबोसोम चिपके हुए हैं। तो एक हो जाता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एक होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसके ऊपर राइबोसोम उपस्थित होता है। राइबोसोम होता है वो क्या करता है, प्रोटीन बनाने का कार्य करता है। अब अपन बात करते हैं कि दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन से। एक होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एक होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है उसके ऊपर राइबोसोम उपस्थित होता है। और जो इसको अपन हिंदी में कहते हैं खुरदरी अंधा प्रद्रव्य जालिका। चिकनी को, स्मूथ को अपन बोलते हैं चिकनी अंधा प्रद्रव्य जालिका। जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है उसके ऊपर राइबोसोम होता है। राइबोसोम क्या करता है, प्रोटीन बनाने का काम करता है, प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन संश्लेषण का निर्माण का कार्य करता है। जबकि जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो फैट बनाने का काम करता है। सिंथेसिस बोले तो संश्लेषण का मतलब होता है निर्माण करना। क्या साथियों, निर्माण करना या बनाना। तो अपन ने देखा कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है। कौन कौन सा, स्मूथ और जो रफ। जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो तो क्या होता है, वो उसके ऊपर होता है राइबोसोम, इसलिए वो कहलाता है खुरदरा। और जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो क्या करता है, राइबोसोम बनाने का कार्य करता है। और बात करते हैं जो स्मूथ होता है, स्मूथ होता है उसके ऊपर कुछ भी नहीं लगा रहता है, इसलिए इसे अपन चिकनी अंता प्रद्रव्य जालिका कहते हैं। इसका कार्य क्या होता है, तो इनकी फैट सिंथेसिस बोले तो वसा का संश्लेषण, वसा का निर्माण करना। आगे बात करते हैं राइबोसोम। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम खत्म हुआ, अब अपन पढ़ते हैं राइबोसोम को। राइबोसोम, राइबोसोम होता है वो जो आपके कोशिका में भी पाया जाता है और इनकी जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम उस पर भी रहता है। तो यूनिवर्सल सेल ऑर्गेनल, यूनिवर्सल सेल ऑर्गेनल, सर्वव्यापी। तो जो राइबोसोम होता है, राइबोसोम सभी प्रकार की कोशिकाओं में पाया जाता है। अपन पहली क्लास से चिल्लाते आ रहे हैं कि कोशिका होती है दो प्रकार की, प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं, यूकैरियोटिक कोशिकाएं। प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक कोशिकाओं में राइबोसोम पाया जाता है, इसलिए इसे अपन कहते हैं यूनिवर्सल सेल ऑर्गेनल। ये सभी जगह पाई जाती है, सभी प्रकार की कोशिकाओं में पाया जाता है। अब अपन बात करते हैं झिल्ली का अभाव रहता है। तो अपन ने जो क्लास पढ़ी है पीछे उसमें अपन ने देखा था कोशिका के अंगों को तीन आधार पे बांटा था, जिनके ऊपर कोई अंग नहीं, परत नहीं होती है, और ऐसे कोशिका के अंग जिनके ऊपर एक परत होती है, और कुछ ऐसे कोशिका के अंग थे जिन पर दोहरी परत होती है। तो अपन ने पढ़ा था कि राइबोसोम होता है, राइबोसोम के ऊपर किसी भी झिल्ली का आवरण नहीं होता है या झिल्ली का अभाव होता है।
तो इनकी अब्सेंस ऑफ मेम्ब्रेन, इसके ऊपर कोई परत नहीं होती है। और बात करते हैं कि सबसे छोटा अंग कौन सा है, तो सबसे छोटा अंग स्मॉलेस्ट ऑर्गेनल कौन सा है, तो इनकी सबसे छोटा इनकी राइबोसोम होता है। तो जो कोशिका होती है, कोशिका के जितने भी जो अंग होते हैं उनमें सबसे बड़ा अंग कौन सा है, वो केंद्रक। और सबसे छोटा कौन सा है, तो सबसे छोटा है राइबोसोम। अब अपन बात करते हैं कि एक राइबोसोम आरएनए और प्रोटीन दोनों से बना होता है। आरएनए और प्रोटीन दोनों से बना एक की अंतर कोशिकीय संरचना है और यह कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण की साइट है। साइट बोले तो ये क्या करता है, राइबोसोम होता है। राइबोसोम बना किससे होता है, तो राइबोसोम आरएनए से और प्रोटीन से बना होता है। प्रोटीन से बना होता है मतलब ये प्रोटीन का निर्माण करता है। बोले तो यह कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण बनाता है। तो साथियों, जो राइबोसोम है वो किसी न किसी पदार्थ से तो बना होगा। तो ये बना होता है प्रोटीन और आरएनए से बना होता है। और इसका कार्य क्या होता है, तो इसका कार्य होता है कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण, बोले तो प्रोटीन का निर्माण करना, प्रोटीन बनाने का काम करता है। इसलिए जो राइबोसोम है ना, तो राइबोसोम को कोशिका की फैक्ट्री, प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं। कोशिका में प्रोटीन की फैक्ट्री कैसे कहते हैं, प्रोटीन कारखाना कहते हैं। तो राइबोसोम होता है, राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं। आगे बात करते हैं इनके राइबोसोम। राइबोसोम प्रोकैरियोटिक और यूकेरियोटिक कोशिकाओं में मुक्त कणों के रूप में और यूकेरियोटिक कोशिकाओं में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की झिल्लियों से जुड़े कणों के रूप में होता है। इसको अपन समझते हैं। अपन समझते हैं कि जो राइबोसोम होता है वो प्रोकैरियोटिक और यूकेरियोटिक कोशिकाओं में मुक्त कणों के रूप में पाया जाता है। तो अपन ने पढ़ा कि कोशिकाएं दो प्रकार की, प्रोकैरियोटिक और यूकेरियोटिक। जो प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकेरियोटिक कोशिका होती हैं उनमें ये क्या पाया जाता है, उस कोशिका के अंदर मुक्त कणों के रूप में पाया जाता है। और जो यूकेरियोटिक कोशिका होती है ना, तो यूकेरियोटिक कोशिका की जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है उसकी झिल्लियों पर इनके जुड़ा होता है, उनकी झिल्लियों से जुड़ा होता है। जो कि अपन ने पीछे देखा है कि यहाँ पर देखा अपन ने कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम राइबोसोम है ना, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर चिपका है, इसलिए इसे अपन रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। जबकि जो इनकी यूकेरियोटिक कोशिका होती हैं, प्रोकैरियोटिक कोशिका होती हैं, उनके ऊपर इनकी जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं पाया जाता है। इसलिए वो क्या करता है, कोशिका का जो अंदर द्रव्य पाया जाता है उसी में इनकी इस तरीके से रहता है, बना रहता है। तो इस तरीके से आपको समझ में आ गया होगा साथियों। आगे बात करते हैं, आगे क्या बात करते हैं, आगे बात करते हैं यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपको एक सेल दिख रही होगी कोशिका, और इस कोशिका के अंदर केंद्रक पाया जाता है। केंद्रक के अंदर एक और अंदर एक और पाया जाता है, केंद्रक का कहते हैं। और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को जब यहाँ से अपन ने क्या किया, यानी कि यहाँ से जूम किया तो आपको इस तरीके से दिखा। अब इसके ऊपर आपको क्या दिख रहा होगा, कुछ दाने दाने के समान दिख रहा होगा। इसी दाने दाने को अपन कहते हैं राइबोसोम। दाने के समान दिख रहा होगा कुछ, तो इसे अपन कहते हैं राइबोसोम। तो जो राइबोसोम होता है वो जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है उसके ऊपर चिपका रहता है, इसलिए अपन इसे यानी कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। और एक होता है स्मूथ, जिनके ऊपर नहीं चिपका रहता है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा जिसके ऊपर कोई भी कड़ा नहीं चिपका है, इसलिए इसे अपन स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं।
और आपको इस जो कोशिका है ना, कोशिका के अंदर और भी कुछ यहाँ पे कड़े दिख रहे होंगे। तो ये क्या है, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से नहीं है, बोले तो साइटोप्लाज्म में क्या है, राइबोसोम है। तो राइबोसोम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर भी रह सकता है और इनके साइटोप्लाज्म बोले तो कोशिका द्रव्य में भी रह सकता है। तो इतना साथियों समझ में आ गया होगा। अब इनको अपन बात करते हैं इनके फंक्शन, बोले तो कार्य के बारे में बात करते हैं। इनका जो कार्य होता है, इनके राइबोसोम का कार्य होता है प्रोटीन का निर्माण करना, सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। कोशिका का प्रोटीन कारखाना भी कहते हैं। तो जो प्रोटीन वो राइबोसोम होता है, राइबोसोम को कोशिका का प्रोटीन कारखाना भी कहते हैं, बोले तो प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहते हैं। आगे बात करते हैं राइबोसोम की खोज किसने की थी। तो राइबोसोम की जो खोज है ना, वो की थी रॉबिन्सन और ब्राउन ने की थी। तो राइबोसोम की खोज रॉबिन्सन और ब्राउन द्वारा पादप कोशिका की खोज की थी। तो आपसे पूछ दिया जाए कि जो पादप कोशिका में राइबोसोम की खोज किसने की थी, तो आपका आंसर हो जाएगा रॉबिन्सन और ब्राउन। जबकि जो पशु कोशिका, जंतु कोशिका होती है, उसमें जो राइबोसोम की खोज किसने की थी, तो पैलेड ने की थी। अब बात करते हैं प्लाडे ने ही, पैलेड को ही क्या कहते हैं, प्लाडे ने ही राइबोसोम शब्द दिया था। तो इनकी जो राइबोसोम की खोज किसने की थी, अब आपसे आंसर दो बन जाती है यहाँ से कि एक तो पूछा जाता है कि पादप कोशिका, तो पादप कोशिका की खोज की थी, वो की थी रॉबिन्सन और ब्राउन ने। और जंतु कोशिका, पशु कोशिका, एनिमल सेल होती है, उसकी खोज की थी किसने, पैलेड ने। पैलेड को ही क्या कहते हैं, प्लाडे, प्लाडे ने ही इस राइबोसोम का शब्द दिया था। आगे बात करते हैं कि राइबोसोम की कार्य भी अपन ने देख लिया कि राइबोसोम का कार्य होता है प्रोटीन बनाने के लिए अमीनो एसिड को इकट्ठा करना। तो जो प्रोटीन बनती है वो 20 अमीनो अम्ल से मिलकर बनी होती है, 20 अमीनो एसिड से मिलकर बनी होती है। तो प्रोटीन बनाने के लिए क्या करता है, अमीनो एसिड को इकट्ठा करता है। जब 20 अमीनो एसिड इकट्ठे हो जाते हैं तो एक प्रोटीन का निर्माण हो जाता है, प्रोटीन का निर्माण हो जाता है। आगे बात करते हैं राइबोसोम प्रोटीन संश्लेषण का स्थल है। इसे अपन क्या कहते हैं, इसे अपन प्रोटीन संश्लेषण का अपन साइट भी कहते हैं। अब अपन बात करते हैं साइटोप्लाज्म में संश्लेषण, प्रोटीन का उपयोग साइटोप्लाज्म में ही किया जाता है। इनके बाद राइबोसोम द्वारा संश्लेषित प्रोटीन कोशिका के बाहर ले जाया जाता है। अब अपन बात करते हैं आगे बात करते हैं कि जो राइबोसोम है ना, तो इनकी डिफरेंस बिटवीन इनकी क्या हो जाता है, 70S एंड 80S, 70S एंड 80S। तो जो राइबोसोम है ना, तो राइबोसोम दो प्रकार का होता है, एक तो 70S, एक होता है 80S। आप बात करते हैं 70S और 80S, 70S और 80S। तो जो 80S राइबोसोम होता है वो किन कोशिकाओं में पाया जाता है, जो यूकेरियोटिक कोशिकाएं होती हैं उनमें 80S राइबोसोम पाया जाता है। जबकि जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं, प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में 70S राइबोसोम पाया जाता है। इतना साथियों समझ में आ गया होगा। आगे बात करते हैं, यहाँ पे अपने देखा है कि कोशिकाएं यानी कि जो राइबोसोम है दो प्रकार का होता है। कौन कौन सा, 70S और 80S। जो 70S होता है वो तो प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में पाया जाता है और जो 80S होता है वो यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पाया जाता है। अब आपसे यहाँ से अगर डीप से क्वेश्चन पूछा जाएगा तो ऐसा पूछा जाएगा कि जो 80S राइबोसोम है वो कितने एस से मिलकर बना होता है, तो यानी कि 40S और 60S से मिलकर बना होता है। और जो प्रोकैरियोटिक 70S होता है वो 30S और 50S से बना होता है। तो आप बोलेंगे कि इसको अपन जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा, 40 और 60 को जोड़ेंगे तो यहाँ पे 100 हो जाता है, लेकिन यहाँ पे तो 80 होता है।
और 30 और 50 को जोड़ेंगे तो यहाँ पे 80 होता है, तो यहाँ पे 70 होता है। तो इसका अपन मतलब समझते हैं। तो जब भी संश्लेषण बोले तो प्रोटीन जो एस बनता है, प्रोटीन बनती है, तो इसमें राइबोसोम क्या होता है, यहाँ से कुछ कम हो जाता है। तो यहाँ से कुछ कम हो जाता है, इसलिए यहाँ पे 80s बचता है, यहाँ पे 20 कम होता है, यहाँ पे 10 कम हो जाता है, इसलिए यहाँ पे 70s हो जाता है। तो आपको याद करना होगा कि राइबोसोम कितने प्रकार के, राइबोसोम 2 प्रकार के, कौन कौन से, 70s और 80s। 70s होता है वो तो जो यूके प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है उनमें पाया जाता है, और जो 80s होता है, 80s कौन में पाया जाता है, तो यूकेरियोटिक कोशिकाओं में पाया जाता है। अब इसके जो 80s है ना, इसके दो भाग होते हैं, एक तो बना होता है 60x से, और एक बना होता है किसका, एक बना होता है 40s से, 60 और 40। तो ये टोटल हो जाता है 100 में से 20 कम हो जाता है, तो इसे अपन बोलते हैं 80 बचता है, तो 80s। उसी प्रकार से इसके भी दो भागों में बटा होता है, एक 30s एक 50s। तो ये हो जाता है टोटल 80s, तो इसको अपन 10 कम करेंगे तो ये हो जाता है 70s। तो इतना साथियों समझ में आ गया होगा। अब अपन बात करते हैं आगे। एस का मतलब अपन देखते हैं, 70s और 80s अपन बात कर रहे हैं इतनी देर से। तो इसका मतलब होता है यानी कि स्वीडबर्ग इकाइयाँ, स्वीडबर्ग इकाइयाँ, यूनिट, स्वीडबर्ग यूनिट। तो यानी कि स्वीडबर्ग यूनिट, स्वीडबर्ग यूनिट है ना, तो यहाँ पे एस का मतलब होता है स्वीडबर्ग यूनिट। तो सभी प्रोकैरियोटिक कोशिका, जितनी भी जो प्रोकैरियोटिक कोशिका हैं वो 70s से बनी होती हैं, जहाँ एस का मतलब होता है यानी कि स्वीडन इकाइयाँ, राइबोसोम होते हैं। जबकि यूकेरियोटिक कोशिका होती हैं उनमें यानी कि साइटोसोल में बड़े यानी कि 80s राइबोसोम होता है। तो जो यूकेरियोटिक कोशिका होती है उनमें 80s राइबोसोम पाया जाता है, प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है उनमें 70s राइबोसोम होता है, 80s राइबोसोम होता है वो 40s 60s से मिलकर बना होता है। जबकि जो प्रोकैरियोटिक यानी कि 70s होता है वो 30s और 50s से मिलकर बना होता है। एस का मतलब होता है क्या होता है, यानी कि स्वीडनबर्ग यूनिट, स्वीडनबर्ग यूनिट। आगे बात करते हैं। तो साथियों आज की क्लास को अपन यहाँ पे एंड करते हैं। तो आज की क्लास में यहीं तक बने रहने के लिए धन्यवाद, थैंक यू।